आज हम गुप्त काल में विज्ञान का विकास भाग 2 के अंतर्गत आर्यभट्ट का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। गुप्त शासन को स्वर्ण युग में रूपांतरित करने के अनेक तत्व थे। उनमें एक तत्कालीन वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिया गया योगदान भी था। विज्ञान के क्षेत्र में गणित, रसायन और ज्योतिष ने अपूर्व प्रगति की। यह वह समय था जबकि एक ओर तो बौद्ध धर्म का ह्रास हो रहा था, तो दूसरी ओर हिंदू धर्म उत्कर्ष की ओर अग्रसर था। यूनानी ज्योतिषकार भी भारत आ चुके थे। उनके आगमन के परिणाम स्वरूप भारत में भी ज्योतिष का अध्ययन व अध्यापन जोरों से चलने लगा था। इसका परिणाम यह हुआ कि 6ठी शताब्दी में भारत में भी ज्योतिष के कई प्रकांड आचार्य आविर्भूत हो गए। उनमें से कतिपय विद्वानों ने ज्योतिष का मंथन कर अपने मौलिक ग्रंथ रचे, तो किन्हीं विद्वानों ने यूनानी ग्रंथों की सहायता से ज्योतिष ग्रंथों का प्रणयन किया। इन ज्योतिष आचार्यों में सर्वाधिक प्रचंड ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट उच्च कोटि के ज्योतिषी होने के साथ साथ प्रख्यात गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट की जीवनी। आर्यभट्ट के माता पिता की जानकारी अब तक प्राप्त नहीं है। आपका जन्म 476 ईस्वी पूर्व कुसुमपुर पटना में हुआ था। यहीं रहकर आपने ज्ञानार्जन किया। आप अपने समय के सर्वविख्यात गणितज्ञ थे। इसी कारण आप फलित ज्योतिष में अपना अनुसंधान कार्य कर सके। आपने अपने जीवन काल में विख्यात 3 ग्रंथों का प्रणयन किया। प्रथम दशगीतिका, दूसरा आर्यभट्टीय तथा तीसरा तंत्र था। उपर्युक्त तीनों ग्रंथों में आर्यभट्टीय सर्वाधिक विख्यात, ख्याति प्राप्त एवं महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ को आर्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना आपने 23 वर्ष की आयु में कर ली थी। इस ग्रंथ में ही आपने अपना नाम, अपना जन्मकाल कलयुग संवत 577 बताया है और ग्रहों की गणना के लिए 3600 कली संवत निर्धारित किया है। इस ग्रंथ में आपने शक संवत अथवा विक्रम संवत का उल्लेख नहीं किया है। इसी नाम के एक और ज्योतिषी 950 ईस्वी के लगभग हो गए हैं। उन्होंने महासिद्धांत नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। अतः हम आर्यभट्टीय ग्रंथ के प्रणेता को प्रथम आर्यभट्ट के नाम से उल्लेखित करेंगे। आर्यभट्टीय के ध्रुवांक। प्रथम आर्यभट्ट के समय में 60 संवत्सरों के युग का प्रचार अच्छी तरह से हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपना जन्मकाल बताते हुए 7 संवत्सरों के युग का प्रयोग किया है और लिखा है 60 संवत्सरों के 60 युग और 3 युगपात सतयुग, त्रेता और द्वापर जब समाप्त हो गए, तब मेरे जन्म से 23 वर्ष बीत चुके थे। इस ग्रंथ का प्रणयन आपने कुसुमपुर में ही किया था। जैसा कि बताया गया है कि आप इसी ग्रंथ के आधार पर प्रतिभाशाली ज्योतिषी सिद्ध हुए। निसंदेह आपने अपने से पूर्व रचित ज्योतिष ग्रंथों का भी सहारा लिया था। उन ग्रंथों के मंथन करने के उपरांत ही आपने इस अपूर्व ग्रंथ की रचना की। आपके बाद के आचार्य वराहमिहिर ब्रह्मदत्त ने बताया कि आर्यभट्ट ने एक और ग्रंथ की रचना की थी, जिसके ध्रुवांक आर्यभट्टीय के ध्रुवांक से भिन्न थे। उस में युग का प्रारंभ अर्धरात्रि से माना गया था और महायुगीय सावन दिनों का मान 300 दिन अधिक माना गया था। ब्रह्मदत्त ने अपने खंडर वाद्यक नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना इन्हीं ध्रुवंकों के आधार पर की थी। अब इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिल गया है कि आर्यभट्ट ने 2 ग्रंथों की रचना की थी। एक में युग का प्रारंभ अर्धरात्रि से माना गया है और युग में सावन दिनों की संख्या 300 अधिक मानी है। दूसरे ग्रंथ में युग का प्रारंभ सूर्योदय से माना गया है
प्रथम गणना की अर्धरात्रिक गणना और दूसरी की औदयिक गणना कहते हैं। यह प्रमाण महाभास्करीय और लघु भास्करीय नामक ग्रंथों में प्राप्त है। इन दोनों ग्रंथों का प्रणयन भास्कर नामक किसी ज्योतिषी द्वारा किया गया था। भास्कर आर्यभट्ट की शिष्य परंपरा में ही था। सिद्धांत शिरोमणि का रचयिता प्रसिद्ध भास्कराचार्य से भिन्न था, इसलिए इसका नाम भास्कर प्रथम लिखना उचित रहेगा। प्रथम ग्रंथ में पहले औदिक विधि से गणना करने के ध्रुवांक दिए गए हैं। फिर अर्धरात्रिक विधि से जान पड़ता है कि आर्यभट्ट का प्रथम रचा ग्रंथ वही था जो किसी प्रकार लुप्त हो गया, और आर्यभट्टीय दूसरा ग्रंथ था जिसकी रचना 23 वर्ष की आयु में नहीं की गई थी, वरन इससे अधिक आयु में की गई थी। आर्यभट्टीय की रचना संक्षिप्त रूप में की गई है, परंतु भाषा परिमार्जित है और ग्रंथ का प्रणयन वैज्ञानिक विधि से किया गया है। अतः जिस श्लोक से इनका जन्म काल ज्ञात होता है उसका अर्थ केवल इतना ही है कि 3600 कलियुग में उनकी अवस्था 23 वर्ष की थी और इसी काल में ध्रुवंकों की गणना निश्चित की गई थी। इस बात की आर्यभट्टिका के टीकाकारों ने भी स्वीकार किया है। संख्या लिखने की अनोखी विधि निसंदेह आर्यभट्टीय ज्योतिष शास्त्र का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें कुल 121 श्लोक हैं और वे 4 खंडों में विभक्त हैं। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट प्रथम ने की थी। यह संस्कृत भाषा में आर्य छंद में काव्य रूप में रचित गणित तथा खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। इसकी रचना पद्धति बहुत ही वैज्ञानिक और भाषा बहुत ही संक्षिप्त तथा मंजी हुई है। इसमें 4 अध्यायों में 121 श्लोक हैं। आर्यभट्टीय 10 केशिकापाद से प्रारंभ होता है। इसके 4 ग्रंथ निम्न प्रकार हैं: 10 की गीतिकापाद, गणितपाद, खगोलीय अचर तथा ज्या सारणी गणनाओं के लिए आवश्यक गणित, काल क्रियापाद, समय विभाजन तथा ग्रहों की स्थिति की गणना के लिए नियम, गोलपाद, त्रिकोणमितीय समस्याओं के हल के लिए नियम, ग्रहण की गणना। डॉक्टर गोरख प्रसाद के मतानुसार गीतिकापाद सबसे छोटा है। इसमें केवल 11 श्लोक हैं, परंतु आर्यभट्ट ने इन 11 श्लोकों में ही गागर में सागर भरने का कार्य किया है। इन 11 श्लोकों में ही ज्योतिष संबंधी इतनी सामग्री भर दी गई है जितनी सूर्य सिद्धांत के पूरे मध्यमाधिकार और कुछ स्पष्टाधिकार में उपलब्ध है। इसके लिए आर्यभट्ट ने अक्षरों द्वारा संक्षेप में लिखने की एक अनोखी विधि सृजित की। वह विधि निम्न दोहे से स्पष्ट होती है: वर्गाक्षराणि वर्गे अंगवर्गाक्षराणि कतुंग मोय खट विन वके स्वरः नव वर्गे नवान्त्य वर्गे वा। इस दोहे का अर्थ है क वर्ग से प्रारंभ करके वर्ग अक्षरों की वर्ग स्थानों की और अवर्ग अक्षरों को अवर्ग स्थानों में व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार ड और म मिलकर यह होता है। वर्ग और अवर्ग स्थानों के 9 के दूने शून्यों को 9 स्वर प्रकट करते हैं। यही क्रिया 9 वर्ग स्थानों के अंत के पश्चात दोहरानी चाहिए। इस प्रकार आर्यभट्ट का भट्टीय ग्रंथ का प्रारंभिक परिचय था। इसकी वर्ण विषय के बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे।